हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में। आज हम बात करेंगे फायर सर्विस में इस्तेमाल होने वाले होज पाइपों के विषय में। फायर फाइटिंग ऑपरेशन के लिए अच्छे किस्म के होज का उपयोग आवश्यक है। होज में लीकेज होने पर आग तक पानी की आवश्यक मात्रा मिलने में परेशानी आ सकती है, इसलिए होज के विषय में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे होज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको बनाने में किस मटेरियल का इस्तेमाल होता है, इसकी बुनाई किस प्रकार होती है, इसके रखरखाव व अच्छे होज में क्या क्या गुण होने चाहिए। होज की परिभाषा: नदी, तालाब, फायर हाइडेंट अथवा पानी का कोई भी स्रोत जहाँ से हमें पानी मिल सके, वहाँ से आग के स्थान तक आग बुझाने के लिए जिन किरमिच के पाइपों का उपयोग पानी पहुँचाने के लिए किया जाता है उन्हें होज पाइप कहते हैं। जैसे स्लाइड में दिखाया गया है। सेक्शन होज दो प्रकार के होते हैं, हार्ड सेक्शन, सॉफ्ट सेक्शन। फिर हार्ड सेक्शन दो प्रकार के होते हैं, पार्शली एम्बेडेड और फुली एम्बेडेड। अभी आता हमारा डिलीवरी होज। डिलीवरी होज मेनली तीन प्रकार के होते हैं। परकोलेटिंग होज पाइप, जिसे हम कैनवास या रिसने वाला होज पाइप कहते हैं। फिर आता हमारा कंट्रोल परकोलेटिंग होज पाइप, जिसे हम कम रिसने वाला होज पाइप कहते हैं। आगे आता हमारा नॉन परकोलेटिंग होज, जिसे हम RRL या ना रिसने वाला होज पाइप कहते हैं। होज रील को एक सेपरेट कॉलम दिया गया है। होज को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। डिलीवरी होज। डिलीवरी होज की परिभाषा: पानी के स्रोत से पानी को आग के स्थान तक पहुंचाने वाले होज को डिलीवरी होज कहते हैं। इसमें से गुजरने वाले पानी का दबाव बाहरी वातावरण के दबाव से अधिक होता है। डिलीवरी होज जैसे सामने दृश्य में दिखाए गए हैं। फिर आता हमारा सेक्शन होज। सेक्शन होज को पानी के स्रोत जैसे हाइडेंट, कुआं, नदी या तालाब और फायर पंप के बीच में काम में लाया जाता है। इसमें से गुजरने वाले पानी का दबाव बाहरी दबाव से कम या ज़्यादा हो सकता है। आगे हमारे डिलीवरी होज। डिलीवरी होज को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अनलाइन होज, जिसे हम कैनवास होज कहते हैं। दूसरा हमारा कम रिसने वाला, जिसे हम कंट्रोल परकोलेटिंग कहते हैं। तीसरा हमारा ना रिसने वाला होज, जिसे नॉन परकोलेटिंग होज कहते हैं। अनलाइन होज। अभी हम जानेंगे कैनवास का होज किस प्रकार से बनता है, इसमें क्या मटेरियल लगता है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कैनवास होज को बनाने के लिए वेजिटेबल फाइबर, हेम्प और फ्लैक्स के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेशे ज़्यादा मजबूत और पानी सोखने वाले होते हैं। इन होजों के में कपास और रेमी का भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है। कैनवास की बनावट। इस होज की बनावट में धागों के दो सेट होते हैं। जो धागा लंबाई की तरफ लगाया जाता है उसे ताना, और गोलाई की तरफ लगाए जाने वाले धागे को बाना कहते हैं। डिलीवरी होज की बुनाई दो प्रकार की होती है, प्लेन बुनाई और ट्विल बुनाई। प्लेन बुनाई: इस प्रकार की बुनाई में धागा एक ऊपर एक नीचे बुना जाता है। ये बुनाई कैनवास होज में इस्तेमाल की जाती है। फिर आती है हमारी ट्विल बुनाई। इसमें ताने के धागे दो ऊपर एक नीचे करके बुने जाते हैं, जिससे डिलीवरी होज में लचीलापन आता है। कंट्रोल परकोलेटिंग होज, कम रिसने वाला होज। इन होजों का बाहरी खोल कैनवास का होता है। इसके अंदर रबड़ का अस्तर लगा होता है। पहले सादे होज की तरह बुना जाता है। इसके अंदर कच्चे रबड़ और का ट्यूब डाल दिया जाता है। इस ट्यूब में दबाव युक्त भाप दी जाती है। इससे रबड़ का अस्तर होज के अंदर चिपक कर पूरी तरह पक जाता है, जिसे हम बल्कनाइज भी कहते हैं, जिससे पानी का रिसाव नियंत्रण तरीके से होता है। फिर आता हमारा नॉन परकोलेटिंग होज। सभी प्रकार के नॉन परकोलेटिंग होज रबड़ लाइन तथा सिंथेटिक सामग्री से बने होते हैं। इस होज की जैकेट बनाने के लिए इसमें रबड़ के साथ महीन और मजबूत कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी रिएनफोर्स्ड रबड़ लाइनिंग प्रयोग की जाती है। यह साधारणतः रबड़ लाइन होज की तुलना में अधिक मजबूत होता है। निम्न सामग्री का प्रयोग किया गया है: फ्लैक्स, नायलॉन, कपास, टेरिलिन। नायलॉन या टेरिलिन के धागों को कॉटन या फ्लैक्स के तानों के साथ या सिर्फ फ्लैक्स या टेरिलिन के बानों को रबर लाइन जैकेट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
फिर आती है हमारी होज रील। होज रील में लगने वाला होज डिलीवरी होज से कम व्यास का होता है। इसे फायर टेंडर के पीछे एक ड्रम पर लपेट कर रखा जाता है, इसलिए इसका लचीलापन होना आवश्यक है। ज़रूरत के समय इस होज रील का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाया जाता है। इसमें सामान्यतः अंदर ट्यूब या अस्तर होता है। इसको मजबूत बनाने के लिए रबड़दार कपड़े की कई परतें घुमावदार लपेटी जाती हैं तथा ऊपर रगड़ प्रतिरोधक रबड़ की एक खोल चढ़ाई जाती है। कभी कभी इसे रिइंफोर्स करके भी उपयोग में लाया जाता है। साइज ऑफ होज। अभी हम जानेंगे होज के क्या क्या साइज होते हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। डिलीवरी होज 38, 50, 63, 70 mm के गोलाई के इसके डाई होते हैं और इनकी लंबाई 25 से 30 मीटर होती है। फायर सर्विस में ज़्यादातर 63 mm डाई का डिलीवरी होज पाइप इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता हमारा सेक्शन होज। ये सामान्यतः 75, 100, 120, 140 mm के होते हैं और इनकी लंबाई 2.5, 3 और 5 मीटर होती है। फायर सर्विस में ज़्यादातर 100 mm डाई के सेक्शन होज इस्तेमाल किए जाते हैं। होज रील होज, यह 19 से 20 mm की होती है। इसकी लंबाई 30 से 60 मीटर होती है। अब हम जानेंगे होज में क्या क्या गुण होने चाहिए। इसमें लचीलापन होना चाहिए। होज में लचीलापन होना आवश्यक है। उपयोग में लाने, रोल करने या गीला सूखा रख रखाव में आसानी रहती है। अगर होज लचीला होगा तो उसको रख रखाव में आसानी होगी। टिकाऊपन, होज में अधिक से अधिक टिकाऊपन होना चाहिए। कम घिसने वाला होना चाहिए। रफ़ यूज करने पर भी उसमें कोई खराबी ना हो या उसको वो सहन कर सके। कम उपयोग में पंचर या बर्स्ट होने वाला न हो तथा आसानी से मरम्मत करने योग्य होना चाहिए। सड़न का प्रतिरोधक, फ्लैक्स और कपास की तरह के प्राकृतिक रेशों में फफूंदी लग सकती है और वह सड़ सकते हैं, इसलिए होज बुनते समय होज का सड़न प्रतिरोधक उपचार करना आवश्यक है। लंबाई तथा व्यास में परिवर्तन, पानी के प्रेशर के कारण होज की लंबाई और व्यास में परिवर्तन होने का मतलब है कि होज में लगी सामग्री में तनाव पैदा हो रहा है। इसलिए असीमित तनाव बढ़ने से विशेषकर बाना के धागे कमज़ोर हो जाते हैं तथा होज भ्रष्ट हो सकता है। लंबाई में खिंचाव के कारण स्नैकिंग हो सकती है और नोजल पर प्रेशर कम हो सकता है। घर्षण से प्रेशर में कमी, होज की अंदरूनी सतह जहाँ तक हो सके चिकनी होनी चाहिए जिससे पानी के प्रेशर में घर्षण द्वारा होने वाली कमी कम से कम हो। वज़न में हल्का होना चाहिए। कहीं पर भी हमारे को इस्तेमाल करना पड़े तो वज़न में अगर हल्का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। अच्छी क्वालिटी के 63 mm के 1 मीटर अनलाइन होज का वज़न 425 ग्राम तथा परकोलेटिंग का वज़न 500 ग्राम होना चाहिए। होज में होने वाली हानि या खराबी के कारण, होज में खराबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फफूंदी लगने से होज खराब हो सकता है। फ्लैक्स तथा कपास से बने होज के सूक्ष्म छिद्रों में वातावरण की नमी या गर्मी के कारण पनपती है। होज का उपयोग करने के बाद पूरी तरह ना सुखाने अथवा नमी रहने से फफूंदी पनपने लगती है। सादे और अस्तरदार होज सड़ने का कारण फफूंदी होता है। सड़ी हुई परिस्थिति में एक विशेष प्रकार की दुर्गंध से इसे पहचाना जाता है। फफूंदी के कारण होज कमज़ोर होकर तार तार हो सकता है या फट सकता है। इसके उपाय हमें क्या क्या करने चाहिए। होज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री या होज बुन लेने के बाद उसे राट प्रूफिंग उपचार देना आवश्यक है। होज को अच्छा धोकर तथा पूरी तरह सुखाकर ही सूखी तथा हवादार जगह में भंडारण करना चाहिए। घर्षण दो मुख्य कारणों से होता है। गलत ढंग से होज बिछाना और लपेटने से होता है। पंप के कंपन के कारण होता है। इसके उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। गीले होज में एब्रेशन अधिक होता है। होज को बिछाते समय ज़मीन पर घसीटना नहीं चाहिए। रोल करते समय पानी निकालने के लिए किसी वजनदार वस्तु से कुचलना नहीं चाहिए। कोनेदार जगह में खींचना नहीं चाहिए, रगड़ लग सकती है उससे। ब्रांच के पास होज ढीला रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर ब्रांच को आगे बढ़ाया जा सके। होज को ड्रिल के अनुसार बिछाना चाहिए। पंप के कंपन से उसके आउटलेट से जुड़ा होज जहाँ ज़मीन को छूता है वहाँ ज़मीन से रगड़ खाता है, इसलिए वहाँ पर होज बैंडेज या पुराने होज का टुकड़ा लगा देना चाहिए। आकस्मिक धक्का, होज के बार बार खराब या फटने का कारण शॉक होता है। निम्न कारणों से शॉक लगता है। गलत ढंग से ज़मीन पर पटकने से, सिलवटे पड़े होज में पंप से अधिक प्रेशर देने से, हैंड कंट्रोल ब्रांच को अचानक बंद करने से, थोड़ी देर के लिए पानी बंद करने के बाद फिर से तेज़ प्रेशर देने से होता है। भारी वस्तु का होज पाइप पर गिरने से होता है। इसके उपाय हमें क्या क्या करने चाहिए। होज को कभी ज़मीन पर नहीं पटकना चाहिए। पंप से पानी चालू करने से पहले सभी सिलवटों को
सीधा कर लेना चाहिए। हैंड कंट्रोल ब्रांच को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। बंद लाइन दोबारा चार्ज करते समय धीरे धीरे प्रेशर देना चाहिए। तेजाब, तेल, चिकनाई, पेट्रोल इत्यादि। कुछ किस्म के होजों को तेजाब, तेल, चिकनाई, पेट्रोल और ग्रीस आदि के संपर्क में आने से क्षति पहुंचती है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को होज से दूर रखना चाहिए जो कि अक्सर रबड़ को होज से अलग कर देते हैं। इसका उपाय हमें क्या करना चाहिए? होज को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के संपर्क में आने के तुरंत बाद पानी से अच्छी तरह साफ कर धो लेना चाहिए। रबड़ एसिड, होज से पानी ना निकालने, अच्छी तरह होज को ना सुखाने या गीले होज का भंडारण करने पर कुछ समय बाद रबड़ बनाते समय उपयोग किए गए गंधक के साथ पानी से प्रतिक्रिया के कारण गंधक का हल्का तेजाब बनता है, जिससे रबड़ एसिड की मात्रा बढ़ती है और पानी भाप बनकर उड़ जाता है और हल्के तेजाब की सांद्रता बढ़ती जाती है और तेजाब होज जैकेट को कमज़ोर कर देता है। रबड़ एसिड से दूषित होज पर पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? होज को सही तरीके से होज टावर पर सुखाना चाहिए। होज के उपयोग में सावधानियाँ। जब हम होज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? होज को फैलाते समय तीखे मोड़ और सिलवटें निकाल देनी चाहिए। होज को रास्तों पर फैलाते समय उचित होज रैंप का उपयोग करना चाहिए। फायर फाइटिंग के समय यदि होज एसिड, ग्रीस, तेल इत्यादि के संपर्क में आता है तब फायर फाइटिंग कार्य के तुरंत बाद अच्छी तरह से साफ करना चाहिए या उसे धोना चाहिए। होज पर चलना या उसे पैर से कुचलना नहीं चाहिए। होज के कपलिंग से होज कटने के खतरे को दूर रखने के लिए होज रोल करते समय पहली कुंडली को थोड़ा सा ढीला रखना चाहिए। गर्म मैदान में या जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन हो होज को नहीं बिछाना चाहिए। केयर ऑफ होज, नए होज को तुरंत पैकिंग से निकालकर उनकी कुंडली ढीली करनी चाहिए। होज जिनका निकट भविष्य में उपयोग ना हो उन्हें फिगर ऑफ 8 की शक्ल में रोल कर पुराने कैनवास होज के टुकड़ों से स्टोर में हुक पर टांगना चाहिए। होज को ठंडी, सूखी एवं हवादार जगह में रखना चाहिए। रबड़ लाइन होजों में से निश्चित अवधि के बाद पानी का प्रवाह कराना चाहिए। होज से पानी पूर्णतः निकालकर तथा सुखाकर रखना चाहिए। फफूंदी लगे या खराब होजों को अच्छे होजों से अलग रखना चाहिए। गाड़ी में रखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? रोल की शक्ल में लपेटे होज को गाड़ियों में रखना सुविधाजनक होता है। गाड़ी में रखे होज गाड़ी में चलते समय कंपन से होज रगड़ नहीं खाने चाहिए। गाड़ी के लॉकर जहां पर होज रखे हैं उन्हें हवा मिलती रहनी चाहिए। इसके दरवाजे बार बार खोलते रहना चाहिए और लॉकर्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। होज सुखाना और सफाई, होज को कैसे सुखाना चाहिए और कैसे उसकी सफाई करनी चाहिए? होज के उपयोग के बाद उसे अच्छी तरह से साफ पानी से धोना चाहिए। अगर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हो तो चौड़ाई में ब्रश करना चाहिए। होज के उपयोग के बाद उसे अच्छी तरह से साफ पानी से धोना चाहिए। अगर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हो तो चौड़ाई में ब्रश मारना चाहिए। ग्रीस, तेल या एसिड के संपर्क में आए होजों को हल्के साबुन और सोडे को गुनगुने पानी में घोल बनाकर धोना चाहिए। बाद में साफ तथा ठंडे पानी से धोना चाहिए। होज को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद होज ड्राइंग टावर में खड़ी दिशा में सुखाना चाहिए, जिससे होज का पूरा पानी बाहर निकल जाए। होज को प्राकृतिक तथा यांत्रिक पत्ती से सुखाया जा सकता है। फायर फाइटिंग से वापस आने के तुरंत बाद होज की धुलाई तथा होज को किसी प्रकार की क्षति होने की आशंका होने पर परीक्षण निरीक्षण सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा रिपेयरिंग तुरंत कराना चाहिए। होज की मरम्मत, होज की हम मरम्मत कैसे कर सकते हैं? होज गेटर तथा पट्टियाँ, फायर फाइटिंग के दौरान होज में हुए सुराख को अस्थायी तौर पर ढका जा सकता है जिससे वह बस्ट ना हो सके। इसके लिए होज बैंडेज या कैनवास होज के टुकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। रफू, होज की रफू द्वारा स्थायी तौर पर मरम्मत की जा सकती है। इसके लिए फ्लैक्स या हेम्प के धागों का उपयोग किया जाता है। पैबंद लगाना, होज को साफ करके सुराख पर पंचर रिपेयरिंग सॉल्यूशन की मदद से पैच लगा दिया जाता है। बाद में पैच लगे होज के भाग को पंचर रिपेयरिंग मशीन पर दबाकर गर्म किया जाता है। सक्शन होज, अभी आता हमारा सेक्शन होज। जिस होज को बाहरी दबाव को सहन करने के लिए सक्षम बनाया जाता है तथा जिसे पानी के स्रोत और फायर पंप के बीच में काम में लाया जाता है उसे सक्शन होज कहते हैं। ये इतने मजबूत होने चाहिए कि अंदर शून्य निर्वात बनने पर यह बाहरी हवा के दबाव को बिना पिच के सह सके। साथ ही हाइडेंट पर मिलने वाले पानी के अधिकतम सामान्य दबाव को सह सके। अग्निशमन सेवा में दो प्रमुख प्रकार के सेक्शन होज काम में लाए जाते हैं। पहला पार्शली एम्बेडेड या जिसे हम आंशिक जड़ा हुआ सेक्शन होज कहते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे का कुंडलीकृत
यानी घुमावदार तार आंशिक रूप से लपेटा हुआ होता है। इसके अंदर के तार की जकड़न इस प्रकार बनाई जाती है जिससे पानी का रास्ता ज़्यादा हो, अंदर की सतह चिकनी बनी रहे। सेक्शन की दीवार कैनवास और रबड़ की कई परतों से बनाई जाती है। आगे आता हमारा अंदरूनी चिकना सेक्शन होज, जिसे हम फुली एम्बेडेड होज कहते हैं, जिसमें तार पूरा रबड़ के अंदर दबा हो। इसमें रबड़ का मोटा अस्तर होता है जिसमें एक घुमावदार तार पूरी तरह दबा दिया जाता है। यह पार्शली एम्बेडेड सेक्शन होज से ज़्यादा लचकदार होता है। सेक्शन के दोनों सिरों पर गन मेटल या एल्यूमिनियम की स्क्रू टाइप कपलिंग लगा दी जाती है जिनकी सहायता से उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जा सके या पंप में लगाया जा सके। सेक्शन होज की देखभाल। इस्तेमाल के बाद सेक्शन होज को साफ पानी से धोना चाहिए। होज के अंदर के भाग, कपलिंग की चूड़ियों और जोड़ों में लगे वाशर की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक कपलिंग के नट को तेल देना चाहिए। कपलिंग को कभी भी ज़मीन पर पटकना या घसीटना नहीं चाहिए। हमेशा सही साइज़ की रिंच काम में लेनी चाहिए। वाशर चेक करने चाहिए। अभी आता हमारा सॉफ्ट सेक्शन। हाइडेंट से कार्य करते समय जब कभी डिलीवरी होज को अडाप्टरों की सहायता से सेक्शन की भांति प्रयोग किया जाए तब उसे सॉफ्ट सेक्शन कहा जाता है। सॉफ्ट सेक्शन की लंबाई 20 से 30 फीट होती है या 6 से 10 मीटर। इसे पुराने होज से काटकर बना लिया जाता है। इसके लाभ, यह सस्ती होती है, रखना आसान है, फैलाने में आसानी होती है। दोस्तों, आज आपने जाना होज कितने प्रकार के होते हैं, होज का इस्तेमाल, होज की परिभाषा और अच्छे होज के गुण आदि। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।